अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस और मेरा नाम है ताहिर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 सब्जेक्ट इंग्लिश, जो कि आपका चैप्टर है द सर्मन एट द बनारस। उसके वीडियो में और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस लेसन की रीडिंग और साथ में इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स एंड पूरा कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर जो है आपको बड़े अच्छे से जो है वो समझ आ सके। तो चलिए बगैर कोई वक्त ज़ाया किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और दूसरी बात, अगर इससे पहले के अपलोडेड वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारी चैनल पे विजिट करें। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये प्लेलिस्ट का वीडियो जो है वो मिल जाएगा। नहीं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th इंग्लिश स्पेशली विद ताहिर सर के नाम से जो है आपकी अच्छा प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे जाके आप जो है सारे वीडियोस जो है चैप्टर 1 से लेकर अभी तक के अपलोडेड वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले 1 महीना लगभग इन द मंथ ऑफ जनवरी आपको सारी इंग्लिश जो है अपलोड कर दी जाए। तो चलिए बात करते हैं आज के इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है सर्मन एट बनारस। सर्मन्स जिसे हम कहेंगे बेसिकली एक स्पिरिचुअल या जिसे हम कहेंगे एक रिलीजियस स्पीच या एडवाइस को बोला जाता है। बनारस बेसिकली यूपी का एक शहर है एंड ये आपके क्लास 10 चैप्टर जेके बोस की जो इंग्लिश है टुलिप सीरीज उसका चैप्टर नंबर 5 है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस चैप्टर को देखते हैं। जो पहला पार्ट है उसमें अबाउट द ऑथर। So, B.T. Ransdell is a well-known author of the following books: Values and the Vices, Writing with a Voice, Rhetoric and Handbook. A handbook as well. The lesson जो है Sermon at the Benares has been taken from her book Values and the Vices. Values और Vices में से ये जो है Sermon at the Benares का lesson जो है लिया गया है. A college reader. In this lesson, she throws light on the early life of Gautam Buddha, the Lord Gautam Buddha के early life के बारे में हमें इस लेसन में पता चलता है कि गौतम बुद्धा की लाइफ जो है वो किस तरह से गुजरी है। गौतम बुद्धा 569 बीसी से लेकर 483 बीसी बिफोर क्रिश्चियनिटी तक वो रहे। वॉज ऑरिजिनली बॉर्न एज ए प्रिंस, वो एक शहजादा के जिसे हम कहेंगे कि वो एक ऐसी जगह पे पैदा हुए यानी कि एक बादशाह के बेटे थे जिसे हम कहेंगे प्रिंस थे। और royal family in Lumbini, Nepal. However, on exposure to the sufferings of the world, he left his princehood and then he went in search of salvation. उसके बाद क्या होता है कि कुछ अरसा तो ये लाइफ का एज अ प्रिंस गुजारते हैं विद द रॉयलिटी ऑफ इट्स लाइफ, जो महल की चकाचौंध है, जो महल के आराम है, इस तरह से लाइफ गुजारते हैं। बट एट द एंड वो इस लाइफ को छोड़ के एक मॉन्क की लाइफ जिंदगी गुजारते हैं और सर्च करते हैं कि कैसे उन्हें भगवान मिले या उन्हें जो है हकीकत में वो लाइट मिले जिसकी वो सर्च में है, या गॉड की सर्च में जिसे हम कहेंगे वो निकल जाता है। He gave his first sermon in the city of बनारस। जो पहला एडवाइस स्पीच, जो रिलीजियस स्पीच जिसे हम कहते हैं, सरमन का मतलब होता है रिलीजियस स्पीच, तो वो देते हैं शहर बनारस में जो कि यूपी का एक शहर है। He made a lady named Kisa Gotami realize that men are mortal and one should not grieve over the suffering. उसने एक औरत जिसका नाम कीसा गोतामी होता है, उसे ये रियलाइज कराया कि दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं या जितनी भी जानदार चीजें हैं उनको एक दिन खत्म हो जाना है। और ये इंपॉर्टेंट बात थी जो इस लेसन में हम सारी स्टोरी अब पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब लेसन की रीडिंग के ऊपर। ठीक है, बहुत सिंपल है। सो गौतम बुद्धा बिगिन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, तो ये गौतम बुद्धा थे, इन्होंने एक शहजादे की लाइफ शुरू की और इनका नाम जो था वो था सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्थ इंडिया, और ये कहाँ थे? इन नॉर्दर्न इंडिया में। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scripture and 4 years later he returned home to marry a princess. Now उसके बाद क्या होता है कि 12 साल की उम्र में उनको स्कूलिंग के लिए एक हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर, सैक्रेड का मतलब होता है पाक, और स्क्रिप्चर जिसे हम कहेंगे ग्रंथ, सीखने के लिए
उनको भेजा जाता है एक हिंदू सेक्रेड इंस्टीट्यूशन में। एंड 4 years लेटर, 4 साल बाद जब उनकी उम्र 16 साल की होती है, ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस, वो घर वापस आ जाते हैं क्योंकि उन्हें एक शहजादी के साथ शादी करना होते हैं। They had a son and lived it for 10 years as befitted royalty. तो सबसे पहले जिसे हम कहेंगे, उनके यहाँ एक शादी होने के बाद एक बेटा पैदा होता है और वो लगभग 10 साल की जिंदगी गुजारते हैं बेफिटेड रॉयलिटी में, जिसे हम कहेंगे कि नोबल लाइफ गुजारते हैं, एक आराम से गुजारने वाली जिंदगी जिसे हम कहेंगे। बेफिटेड का मतलब होता है जायज होना, ठीक है, या रॉयल्टी का जिसे हम मीनिंग देखेंगे, शाही खानदान के अफराद जिसे हम कहेंगे रॉयल फैमिली में थे और बड़े आराम से जिंदगी गुजारते हैं एट द एज ऑफ लगभग 25 तक। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the suffering of the world while out hunting chanced upon a sick man. अब क्या होता है काम के एट द एज ऑफ 25 ईयर्स, इससे पहले जो इसकी लाइफ होती है सिद्धार्थ गौतमा जी की, इनकी लाइफ इतनी आराम से गुजरती है कि इनको कभी भी बाहर की हवा लगने नहीं दी जाती है और ये जिंदगी को क्या समझते हैं कि बस यही आरामदेह जिंदगी है, ठीक है, क्योंकि तब तक बाहर की हवा इनको जिंदगी में कभी लगी हुई नहीं थी और ये बड़ी आराम से, क्योंकि एक शील्ड जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है heretofore। अगर हम इस वर्ड की बात करें heretofore के बारे में, तो इसका मीनिंग जो होता है, heretofore का मीनिंग जो है, इस वक्त से पहले उनको एक शील्ड में रखा गया था, एक प्रोटेक्शन में रखा गया था, ताकि वो बाहर का दुख दर्द जो है वो बिल्कुल ना देख सके, सफरिंग को बड़े आराम से वो ना देख सके। लेकिन एक बार क्या काम होता है कि वो हंटिंग करने, या जिसे हम कहेंगे शिकार खेलने के लिए बाहर जाते हैं और उनको चांस मिलता है एक सिक मैन यानी कि एक बीमार आदमी को देखने के लिए, देन एन एज्ड मैन, और उसके बाद एक बूढ़े आदमी को देखते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, देन ए funeral procession एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। तो सबसे पहले अगर देखेंगे सो इस तरह से उन्हें एक ओल्ड एज का आदमी मिलता है, उसके बाद एक funeral procession जिसे हम कहेंगे जनाजा, जनाजे में या किसी आदमी की मौत हो जाती है उसे देखने का मौका मिलता है, और फाइनली एक मॉन्क मिलता है जो कि हम जिसे कहेंगे कि वो सारी अपनी लाइफ डिवोट कर देते हैं और मॉन्क की लाइफ दुनिया से उनको पहले ही जो है कोई राब्ता नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है ना कि दरवेश ने दरवेशों के साथ ना छेड़ा करो, क्योंकि इन्होंने दुनिया को तो पहले ही थूक दिया होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी दुनिया के पुजारी हैं, तो उनके साथ छेड़ना या उनकी बेइज्जती करना किसी भी तरीके से जायज़ बिल्कुल भी नहीं है। उनको अलग तरीके से आप रिस्पेक्ट दें, दैट्स गुड। लेकिन अब उनको मेरे ख्याल से उनके चरणों में जाके बैठ जाना एंड ऑल दैट, दिस नॉट पॉसिबल, लेकिन उनको अपने लेवल का एक इज़्ज़त जो है वो हम दे सकते हैं। सो सेकंड थिंग इज़, और वो फाइनली एक मॉन्क को देखते हैं जो बेगिंग करता है फॉर आल्म्स, ठीक है, भीख माँगता है जिसे हम कहेंगे भीख माँगना, और ये 4 चीज़ें उसे मिलती हैं। तो इस हंटिंग के दौरान अब सिद्धार्थ गौतमा को ये एहसास होता है कि लाइफ जो मैं जी रहा हूँ थोड़ी इससे डिफरेंट है, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं, these sights so moved him that he at once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। उसके बाद क्या होता है कि जब एक जनाजा दिखाई देता है और उसके बाद एक जिसे कहें हम मॉन्क मिलता है जो कि भीख मांग रहा होता है, इन सारे मनाजिर को देखने के बाद गौतम बुद्धा की लाइफ पे इतना जबरदस्त असर पड़ता है कि वो जल्द ही एक भिखारी बन जाते हैं और भिखारी का रूप धारण कर लेते हैं और इन दुखों के बारे में जो उसने देखे हैं, ठीक है, उनको सीखने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए बाहर की दुनिया में निकल पड़ते हैं। और उसके बाद he wandered for 7 years and finally sat down under a fig tree। उसके बाद क्या है, जो उसने देखे हुए ये सारी चीजें हैं, आखिर तक वो क्या काम करते हैं, वो 7 साल तक इधर उधर घूमते रहते हैं और आखिरकार एक इंजीर के दरख्त के नीचे, अंजीर हमारे कश्मीर में भी होते हैं तो आपने देखा होगा, फिग मीन्स द इंजीर, सो इंजीर के एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। सो फाइनली और उसके बाद क्या काम करते हैं, कहते हैं कि वेयर ही वोड टू स्टे अंटिल एनलाइनमेंट कैम, और ये ठान लेते हैं
कि वो तब तक, पक्का इरादा करना का मतलब होता है वोट, तब तक बैठूंगा जब तक ना एनलाइनमेंट यानी कि कुछ ना कुछ मुझे पता चल जाए कि बेसिकली ये हकीकत क्या है। एनलाइटेड आफ्टर 7 days, और 7 दिनों के बाद, 7 दिन के बाद उनको ज्ञान हासिल होने के बाद उनको एक आइडिया हो जाता है बेसिकली, कि जो 7 दिन के बाद उनकी लाइफ शुरू होती है। ही रिनेम्ड द ट्री द बो ट्री, ट्री ऑफ विजडम, और उसके बाद वो इस ट्री का नाम जो है बो ट्री रखते हैं, जिसका मतलब बेसिकली क्या होता है, ट्री ऑफ विजडम, नॉलेज का दरख्त जिसे हम कहेंगे, कि उस दरख्त का नाम, या अकल का दरख्त हम कह सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आगे बढ़ते हुए हम देखें, नाउ एंड बिगिन टू टीच एंड शेयर, उसके बाद क्या है, जब उन्हें विजडम मिल जाता है, एनलाइनमेंट मिल जाती है, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रीचिंग्स, अपनी टीचिंग स्टार्ट करनी शुरू की। एंड बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और उसके बाद जो उनको समझ आया होता है लाइफ के बारे में, वो लोगों के साथ शेयर करते हैं। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा, और उसके बाद उन्हें बुद्धा कहा गया। द इवैक्नेट आर द इनलाइटनेट, जिसे हम कहेंगे जगा हुआ, सिंपल वर्ड्स में जगा हुआ, जिसको दुनिया की हकीकत मालूम होती है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, तो जो बुद्धा है वो अपना पहला जो इसे हम कहेंगे रिलीजियस लेक्चर जो है बनारस में देते हैं। मोस्ट होली फॉर डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर ऑफ गंगा, आपने देखा होगा डिपिंग प्लेसेस का यहाँ पे मतलब जो है, डिपिंग प्लेसेस होती हैं, आपने देखा होगा कि रिवर गंगा में लोग पवित्र मानते हैं रिवर गंगा को, और वहाँ पे स्नान करने को या वहाँ पे नहाने को एक अच्छा जो है, उनके लिए एक अच्छा शुगन माना जाता है। बहुत सारे हिंदू लोग इस चीज़ को मानते हैं। तो बनारस में एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही पवित्र माना जाता है स्नान करना, ठीक है, या नहाना। तो ऐसी जगह पे बुद्धा मोस्टली जाते हैं और बनारस में देते हैं एक लेक्चर। डिपिंग प्लेसेस, वो जगह जहाँ पे लोग डिप करते हैं या पानी में नहाते हैं। दैट sermon हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर, और इस sermon को आज तक वहां रखा गया है, एंड इज गिवन हियर एज वेल। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा's wisdom about the inscrutable kind of suffering। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये जो प्रीच है, मजहबी जो दर्स देते हैं, यहाँ पे अभी तक प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और यहाँ पे दिया जाता है, जो कि हमें बुद्धास की टीचिंग बताता है, और जहाँ के जो जिसे हम कहेंगे रिफ्लेक्ट्स द इनस्क्रूटेबल, जिसे हम कहेंगे एक अलग तरीके का लेक्चर, यानी कि समझ में ना आने वाला, जिसे हम कहेंगे कि वो सारी चीज़ें जो पहुँच से या अक्ल से बाहर हों, तो वो सारी चीज़ें, एंड अ काइंड ऑफ सफरिंग। लेट्स सी दैट कि उसके बाद किस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। इस जो तकरीर है या इस प्रीचिंग है, या जिसे हम कहेंगे, इसको महफूज रखकर यहाँ लिखा जा रहा है, ये समझ में ना आने वाले दुखों के बारे में। जो लॉर्ड बुद्धा है, उनकी अक्ल को ज़ाहिर करता है बेसिकली ये लेक्चर। तो चलिए बात करते हैं अब आगे के इस लेसन में आगे कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जिन पे फोकस आउट करना है। उसके बाद क्या होता है, कीसा गोतामी हैड ओनली वन सन, एक औरत होती है जिसका नाम कीसा गोतामी होता है, उसके पास सिर्फ एक बेटा होता है, एंड ही डाइड, और वो मर जाता है। इन हर ग्रीफ, उसके दुख में और तकलीफ में, शी कैरीड द बॉडी आर डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स asking them for medicine, and the people said she lost her senses, the boy is dead। वो अपने इस डेड बॉडी को, बच्चे को हर जगह ले जाती है और लोगों से कहती है कि मुझे बेसिकली क्या किया जाए, मुझे दवाई दी जाए कि जिससे मेरा बेटा जिंदा हो जाए। तो सारे लोग इसे ये कहते हैं कि शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, जिसे हम कश्मीरी में सिंपली कहते हैं कि पागल हो गई है, कोई समझ में नहीं आने वाली बात है। द बॉय इज डेड, ये जो लड़का है वो मर चुका है। एट लेंथ कीसा गोतामी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। अब ये हर एक के पास जाती है, यहाँ पे एट लेंथ का मतलब है बहुत लंबा अरसा गुजरने के बाद, जिसे हम कहेंगे आखिरकार कीसा गोतामी को एक ऐसा आदमी मिलता है जो उसकी बात का रिप्लाई देता है। I cannot give 3 medicines. I cannot give the medicine for the child, but I know a physician who can। यो क्या जिसे हम कहेंगे क्या रिप्लाई करता है कि मैं तो आपको कोई दवाई नहीं दे सकता, ये आदमी कहता है, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन, एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूं जो आपको दवाई दे सकता है। एंड द गर्ल सैड प्रे टिल मी, प्लीज टेल मी, इज इट राइट नाउ। उसके बाद क्या करती है, लिंगत जिसे हम कहेंगे, एंड द गर्ल सेड प्लीज टेल मी, प्रे टेल मी सर हु इज इट। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है
जिसे हम कहेंगे प्रे टेल मी, मेहरबानी करके मुझे बताइए। एक फ्रेज की तरह यूज किया गया है, प्रे टेल मी। क्या कहते हैं कि मुझे प्लीज बताइए कि ये कहाँ पे है। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू द सलियामुनि द बुद्धा। वो उसे कहते हैं कि आप बुद्धा के पास चले जाएं। ठीक है, लास्ट पे क्या कहते हैं कि आप एक जो बुद्ध है उसके पास चले जाएं। ठीक है, गीसा गोतामी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड। गीसा गोतामी जब बुद्धा के पास पहुंचती है तो उसे बहुत, जिसे हम कहेंगे ना, यहाँ पे रेपियर का मतलब है किसी खास जगह पर जाना, वहां पहुंच जाती है और बुद्धा के सामने क्राई करती है, अपनी दुख और अपनी तकलीफ उसके सामने रखती है। लॉर्ड एंड मास्टर, उसे कहती है कि मेरे भगवान, मेरे जिसे आदर कहेंगे हम, गिव मी द मेडिसिन, मुझे वो मेडिसिन दे दिया जाए, दैट विल क्योर माई बाय, जो मेरे लड़के की जान जो है वापस ला सकता है। द बुद्धा आंसर्ड आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टार्ड सीड। और उसके बाद बुद्धा क्या है, आंसर करते हैं बड़े ही जिसे हम कहेंगे धीरज रख के, बड़े आसानी से कहते हैं कि आप एक काम करो, जाओ मेरे लिए मस्टार्ड के कुछ सीड्स मंगा के लाओ। ठीक है, उस औरत के पास जो है बुद्धा ने जवाब दिया कि मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज ला के दे दो। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस इट टू प्रिक्योर इट। और उसके बाद कहा कि उसके आप लेके आ जाओ, लेकिन मैं आपके बच्चे को ठीक कर दूंगा। द बुद्धा एडिड, और उसके बाद बुद्धा ने ऐड किया, लेकिन ये मस्टार्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड। लेकिन ये एक ऐसे घर से आपको लाना पड़ेगा जहां किसी ने आज तक किसी को ना खोया हो, जिस घर में कोई मरा आज तक ना हो, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड कोई भी गुजरा ना हो। पोर कीसा गोतामी नो वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। पोर जो गोतामी थी वो हर जगह घूमती रही, हर घर से घर तक घूमती रही। एंड द पीपल पिटाइड ऑन हर एंड साइड। पीपलों को, लोग जो थे वो उन पे बहुत रहम खा रहे थे और उनसे कह रहे थे, तरस खाना, पिटाइड का मतलब यहाँ पे है तरस खाना। एंड सेड हियर इज द मस्टर्ड सीड, टेक इट, ये है मस्टर्ड सीड, ले जाओ। लेकिन बट व्हेन शी आस्क्ड डिड अ सन और अ डॉटर, अ फादर और अ मदर डाई इन योर फैमिली, जब उनसे ये कहती थी कि क्या आपके घर में आज तक कोई गुजर गया है या आज तक किसी की मौत वाक़ा हो गई है, तो वो आंसर करते कि हाँ बिल्कुल। दे आंसर्ड हर अ लॉस, द लिविंग आर फ्यू। वो क्या कहते थे कि जिंदा तो कुछ ही लोग हैं, बट द डेड आर मैनी, बहुत सारे लोग हैं जो मर चुके हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ। वो ये कहते हैं कि हमें अपने वो जो गहरे दुख हैं उन्हें मत याद दिलाओ। किसे कहते हैं लोग, कीसा गोतामी से। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलाउड वन हैड डाइड इन इट। ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें किसी अपने की, किसी प्यारे का डेथ ना हुआ हो। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, कीसा गोतामी बिकेम वेरी एंड होपलेस। अब कीसा गोतामी जो होता है होती है फाइनली, वो वेरी हो जाती है, जिसे हम कहेंगे बहुत ही दुख में आ जाती है और ये कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और उसकी उम्मीद जो है वो बेसिकली खत्म हो जाती है। और जैसे ही उम्मीद खत्म हो जाती है, होपलेस, एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। और एक जगह पे बैठ जाती है और जहां से वो बेसिकली क्या देखती है, लाइट्स ऑफ द सिटी देखती है। ठीक है, सो फाइनली यहाँ पे अगर आप बात करें, बहुत सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे समझने। और उसके बाद क्या है नेक्स्ट बात, जो नेक्स्ट लाइन है। So finally, he sat down wayside, watching the layer and flickering up were extinguished again. At last, the darkness of the night reigned everywhere. और उसके बाद पूरा जो है होप में, डिस्ट्रेस में ये बैठ जाती है कीसा गोतामी। और क्या काम करती है कि जब पूरा अंधेरा हो जाता है या अंधेरा छा जाता है हर जगह पे, he considered the fate of men that their lives flicker upon and extinguish again. So यहाँ पे उसे एक चीज़ की समझ आती है कि जिसे हम बात कहेंगे बहुत सिंपल तरीके से कि do not remind us of about the grief here. Just a second, I think something is missing here. So Kisa Gotami very hopeless and okay. सो फाइनली हाँ, यहाँ पे एक जो है पोर किसा गोतामी नो वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वेयर इज दैट, पोर किसा गोतामी नो वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड टेक, बट व्हेन ही आस्क्ड डिड अ मदर एंड डॉटर अ फादर एट एनीवन डाइड हियर, डीपेस्ट ग्रीफ एंड देयर वाज नो हाउस दैट बिलाउड वन हैज डाइड ऑन। किसा गोतामी बिकेम वेरी, जिसे हम कहेंगे वेरी होपलेस हो जाती है, वो उम्मीद छोड़ देती है लास्ट पे। और उसे एक चीज़ का समझ आती है
कि नाउम्मीद हो जाने के बाद रास्ते के किनारे बैठकर वो शहर की लाइटों को देखते हुए इस चीज़ को समझती है कि वो टिमटिमा रही, फ्लिकरिंग का मतलब होता है टिमटिमाने वाली लाइट, बंद होना, बुझ जाना या इस तरह की लाइटों को फिर देखती है। आखिर जब रात का अंधेरा पूरी तरह से छा जाता है या जिसे हम कहेंगे वो इंसान की किस्मत के बारे में सोचने लगती है एंड शी कंसिडर द फेट ऑफ मैन। इंसान की किस्मत के बारे में सोचने लगती है कि उनकी ज़िंदगियाँ इस तरह टिमटिमाती हैं और फिर बुझ जाती हैं। वो क्या कहती है, ये लाइट है इंसान का, एक लाइट की लैंप की तरह है, अभी तक जल रहा है और कुछ देर के बाद ये है जो बुझ जाता है। और फिर वो अपने मन में सोचने में, अपने गम में कितनी खुदगर्ज हो गई हूँ, मौत तो सबके लिए बराबर है। उसे इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि मौत तो सबके लिए है। हाउ सेल्फिश एम इन माई ग्रीफ, डेथ इज कॉमन टू ऑल, येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल द सेल्फिशनेस। और यहाँ पे क्या, मौत तो सबके लिए बराबर है। और दूसरी बात क्या कहती है कि फिर भी इस संसान वादी में, सुनसान वादी का यहाँ पे डिसोलेशन का मतलब है जहाँ पे कोई ना रह रहा हो, एक रास्ता है, इस वादी में भी एक रास्ता है जो एक इंसान को हमेशा के लिए जिंदा रहने की तरफ ले जाता है, वो जिसे हम उम्मीद कहते हैं। ठीक है, सो ले जाता है जिसने सारी खुदगर्जी छोड़ दी हो। ठीक है, यानी कि जो सेल्फिशनेस जो अभी तक की है वो छोड़ दी होती है। नाउ उसके बाद क्या है, द बुद्धा सेड फाइनली, the Buddha said the life of the mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. तो लास्ट पे बुद्धा क्या कहते हैं उसे कि ये जो लाइफ है, जो जिंदा लोग हैं, उनको दुख भी होना है, तकलीफ भी होनी है, पैन से भी गुजरना है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. और दूसरी बात क्या कहता है कि हर जिंदा चीज को मौत आने वाली है और दुनिया में जो भी चीज आती है उसका एक ना एक दिन खत्म होना तय है। इस चीज को आप समझ लो। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, जैसे हम ओल्ड एज में चले जाते हैं तो उसके बाद डेथ है। अगर कॉमन डेथ ना भी हो तो बूढ़ा होने के बाद इंसान आखिरकार मर ही जाता है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग्स, और इसी नेचर के तो लिविंग बीइंग्स भी हैं। अपना कि अपनी अपनी बोली बोल के सब उड़ जाएंगे, इस तरह का एक शायर भी है। कुछ देर के लिए हमको आना है इस दुनिया में और कुछ देर के बाद सबको अपना अपना काम करके अपनी अपनी सर्विसेज दे के आखिरकार इस दुनिया से चले जाना है। एंड is always in danger. Now, as ripe of fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. जिस तरह से एक पका हुआ फल हमेशा इस डर में रहता है कि कहीं वो पेड़ से गिर ना जाए, इस तरह से हर कोई जिंदा चीज जो है वो मौत के मुंह में जाएगी। As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so it's life of mortals. मिट्टी के बर्तनों में कब तक जान रहेगी, आखिरकार उन्हें टूटना ही है। इंसान को यहाँ तशबिया दी गई है, यहाँ कंपेयर किया गया है मिट्टी के बर्तनों से। कहा है कि ये सिंपली एक मिट्टी के बर्तन की तरह की लाइफ है और एक दिन जिस तरह मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो आप ये कहेंगे कि इंसान की लाइफ भी जो है वो भी खत्म हो जाती है। आगे देखते हैं। Both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death. All are subject to death. ठीक है, क्या काम कहते हैं, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अक्लमंद है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, सबको एक दिन मौत जो है वो आनी है। ठीक है, of those who overcome by death depart from the life. A father cannot save his son, nor kinsman their relations. ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से जिसे हम कहते हैं कि कोई भी आदमी इन लोगों से, जो मौत के शिकंजे में आने वाली जिंदगी जो होती है इंसान से, कोई इसे दूर नहीं जा सकता। न बाप अपने बेटे को बचा सकता है और ना ही किन्समैन, यहाँ से मतलब है रिश्तेदार या रिलेटिव्स को बनाना, जो अपनी रिलेशंस में हो उनको भी नहीं बचा सकता। मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off. और उसके बाद क्या है, रिश्तेदार किसी को ना बचा सकता है। और सोचने वाली बात यह है, जब रिश्तेदार देख रहे होते हैं और मातम कर रहे होते हैं, ठीक है, और मरे हुए लोगों को एक एक करके ले जाया जा रहा होता है। ठीक है, सो द वर्ल्ड इज afflicted with death and decay. Therefore, the wise do not grieve
knowing the terms of the world. और यहाँ एक चीज़ को समझनी है कि दुनिया में हर एक चीज़ को जाना है अपने टाइम पे, अपने वक्त पे। हर एक चीज़ का मुकर्रर टाइम है और उस पर हमारा ईमान भी है, इंपॉर्टेंट चीज़। तो दुनिया से हर एक को जाना है। एक इंसान अगर हम कहें तो जिसे हम कहेंगे एक बेल की तरह है, जिसे काटने के लिए ले जाया जा रहा होता है। लाइक एन ओक्स ऑफ दैट इज लेड टू द स्लॉटर। जिस तरह से एक पूजी जो है, जिसे हम कहेंगे जो गोश्त मारने वाले होते हैं, तो इस तरह से जब वो बेल है तो बेल को तो कटना ही है उधर जाके, ठीक है। सो इस तरह से हर एक लाइफ को खत्म हो जाना है। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind। ना ही, जिसे हम कहेंगे, और जवाल के असर में है, इसलिए दुनिया की शराइत को जानने वाले अक्लमंद मातम नहीं करते। और जो दुनिया के अक्लमंद लोग होते हैं वो इस चीज का मातम नहीं करते कि हाँ, डेथ इज कॉमन टू ऑल, और उसको एक्सेप्ट करना ही बिटर रियलिटी है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। कोई जलाने से, अपने बाल खींचने से, कपड़े फाड़ने से, चिल्लाने से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। ऑन द कंट्रेरी ऑफ हिज पैन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। अगर इस तरह की चीजें की जाए किसी की मौत पे, तो वो बॉडी को पैन में और बाकी चीजों में बहुत ज्यादा सफर और तरीके से भी करना पड़ सकता है। एंड द लास्ट पैरा ऑफ द सेशन इज ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। अगर इस तरह से कोई आदमी अपने ग्रीफ को, अपने दुख को दबा के रखेगा, हमेशा उस दुख में पड़ा रहेगा और दुनिया की सच्चाई को और हकीकत को नहीं समझेगा, तो हमेशा से वो सिक रहेगा और बीमार रहेगा, और पेल जिसे हम कहते हैं जर्द रंग का हो जाना जिस्म, ठीक है, और अजियत में अपने आप को मुल्तविल, वो खुद को बीमार कर देगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, जिसे हम कहेंगे लेमेंटेशन। बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड की तरह ही यूज किया गया है, कंपोज्ड ऑफ, एंड वी कैन जस्ट से दैट के बाय हिज लेमेंटेशन, क्योंकि डेथ कोई भी आपको मौत से नहीं बचा सकता। जिसे हम सिंपली कहते हैं कि वो खुद को बीमार करेगा, पीला कमजोर कर लेगा एक आदमी अगर जो चिल्लाएगा, रोएगा, और उसका जिस्म भी रोने धोने से मरे हुए को बचा नहीं सकेगा। और हाँ, इस चीज को तो वो चेंज नहीं कर पाएगा ना कि किसी मरे हुए को वो वापस ला सके। जिसको चैन सुकून की तलाश है, उसे मातम, शिकायत और गम का तीर जो है दिल से निकाल फेंकना चाहिए। He who has drawn out an arrow has become composed will obtain peace of mind. He who overcomes all the sorrows will become free from sorrow and be blessed। और दूसरी बात क्या कहा, जिसने तमाम दुखों पर काबू कर लिया, सारे दुखों को छीन लिया, ठीक है, और वो दुखों से आजाद हो जाएगा, और वही सुखी खुशकिस्मत आदमी जो है वो होगा। तो बेटर रियलिटी ये है कि हम सच्चाई को समझें। और ये जो कहानी है हमें ये सबक देती है कि दुनिया जो है बेसिकली एक टेम्परेरी वर्ल्ड है, और हमें इसको परमानेंट समझ के अपने आप को यहाँ का दादा नहीं समझना चाहिए। एक ना एक दिन दुनिया के तमाम जालिम लोग जो है, तमाम अच्छे लोग जो हैं, तमाम काइंड लोग जिसे हम कहेंगे, हर एक दुनिया की जात जो है, हर एक को मरना है। और this is the bitter reality. With this, finally, we are reaching to the end of this very beautiful and informative lecture. So we are just coming with the next part of this video, and उसमें हम बात करेंगे इस चैप्टर के रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और वो पैराग्राफ्स, वो बेसिकली क्वेश्चंस एंड टेक्सचुअल क्वेश्चंस का एक आसान तर्जमा आपको बताने की कोशिश करेंगे। दिस फाइनली लीड्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। Please subscribe the channel, share with your friends, and if you like the videos, press the bell icon and वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ में हमें रिकमेंड भी कर सकते हैं, सजेशंस भी दे सकते हैं कि हम अपने आने वाले वीडियोस में किन चीज़ों का ख्याल रख के किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी आर वेटिंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू ईच एंड एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल, and that is amazingly great. Thank you and God bless you.